बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन ई कैट एम कैट केमिस्ट्री। आज इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 4 के साथ आप तमाम ही स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज के लेक्चर में जिस यूनिवर्सिटी के पेपर को डिस्कस करेंगे उसका ताल्लुक मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट से है। ये टेस्ट पेपर इंजीनियरिंग वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को भी इससे कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने का मौका मिलेगा। तरीका मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि आप इस एमसीक्यूज को सुने और एमसीक्यूज को सुनने के बाद आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप जवाब देने के काबिल नहीं है तो पहले आप हिंट को सुने और हिंट को सुनने के बाद आप जवाब देने की कोशिश करें और उसके बाद फिर मेरे जवाब से अपने जवाब को टैली करें और उसके बाद कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट सुने। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। ये पहला सवाल अब आपके सामने है और ये लिखा है जी अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय। अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो तो उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा सकता है जी। तो पहला तरीका बता रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज, नंबर 2 इज प्रेशर चेंज, नंबर 3 इज टेम्परेचर चेंज, नंबर 4 इज ऑल ऑफ अबव। तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए जी ये सवाल जो है इसका ताल्लुक किससे है जी, ली चैटलियर प्रिंसिपल से है। और फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को आपने देखना है, ये फैक्टर इफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन को आपने देखना है जी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, यकीनन आप सबने इसका जवाब दे दिया होगा जी। तो इसका जवाब ऑल ऑफ अबव है जी, क्योंकि हम ये जानते हैं जी कि ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है जी कि चाहे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाए या प्रेशर को चेंज किया जाए या टेम्परेचर को चेंज किया जाए, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो इन तीनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को ऑल्टर करने से या वेरी करने से या चेंज करने से रिएक्शन की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी और केमिकल इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ेगा, इसलिए रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस सवाल का जो जवाब था वो ऑल अबव था। रिलेटेड कॉन्सेप्ट से बात करते हैं जी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, ये अब आपके सामने लिखा हुआ है जी कि वो फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है जी। तो अगर उनको ऑल्टर किया जाए, ठीक है जी, ऑल्टर का मतलब उनको चेंज किया जाए, उनको वेरी किया जाए। वेरी देखिए कम होके भी हो सकता है और ज्यादा करके भी हो सकता है जी। तो अगर उनको चेंज किया जाए तो क्या करता है जी, केमिकल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है जी। और डायरेक्शन को इसलिए चेंज करता है ताकि उस इम्पोज चेंज को, यानी जो चेंज हमने अप्लाई किया है जी, तो उसको मिनिमाइज कर सके। तो या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके उस इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आके उस इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है जी। और वो फैक्टर्स जिन पर केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है जी, तो वो ये तीन फैक्टर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं जी, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये फैक्टर जब आपके सामने है। चौथा आपका कैटलिस्ट है जी। तो कैटलिस्ट रिएक्शन कोई स्पीड अप या स्लो डाउन तो करता है, लेकिन ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर एज सच कोई चेंज लेके नहीं आता। हाँ, ये कह सकते हैं जी कि इफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इज एडेड इट ब्रिंग इक्विलिब्रियम अर्लियर एंड इफ नेगेटिव कैटलिस्ट इज एडेड इट ब्रिंग इक्विलिब्रियम लेटर। तो इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन पे तो कोई फर्क नहीं डालता जी। हाँ, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में, इक्विलिब्रियम को देर में लाने में ये जरूर अपना काम अदा करता है जी। तो ये भी फैक्टर के अंदर शामिल होता है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर रिएक्टेंट, ये सिंपल से हिंट है जी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जी। तो ये लिखा हुआ है जी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो रिएक्शन हमेशा जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से प्रोसीड करता है और हमेशा उस तरफ जाता है जहां कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। यानी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगा प्रोडक्ट की तरफ क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो है। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते तो फिर ये रिएक्शन कहाँ आता जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिर प्रोडक्ट के मुकाबले में लो होती। तो सिंपल सी हिंट है जी कि रिएक्शन वहां जाता है जहां कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी। इसमें आपको थर्मोकेमिस्ट्री रिएक्शन की देखनी पड़ती है जी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है जी तो ये हाई टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये लो टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं, यानी टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है जी। और ये वाइस वर्सा सिचुएशन है जी। तीसरी बात ये जी कि अगर आप प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करेंगे जी तो सिंपल सा तरीका है जी कि प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन वहां जाता है जहां वॉल्यूम कम हो जी। और ये सिचुएशन भी जी वाइस वर्सा है जी। और हिंट क्या है जी, बॉयल्स लॉ आप जानते हैं जी, बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या है जी, इनवर्स रिलेशन को बताता है।
तो प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। लेकिन ये सिर्फ उन रिएक्शन के लिए है जी दैट प्रोसीड विद चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन वो रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोसीड विद चेंज इन वॉल्यूम, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर सेम हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर मोल सेम हो जी, तो ऐसी सूरत के अंदर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा जनाब, ये दूसरा सवाल अब आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स विच हैज हाईएस्ट एनर्जी। तो आपको क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं जी, और क्वांटम नंबर्स देने के बाद आपसे पूछा गया है जी कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं जी। तो आपने हिंट ये है जी कि आप सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट को देख लें जी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जी जितना जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि थर्ड एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से कम है जी। इसी तरह फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है जी, फिफ्थ एनर्जी लेवल से कम है जी। तो आपने ये देखना है जी कि हाईएस्ट ऑर्बिट कौन सा है जी। और आप ये जानते हैं जी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं जी, तो वो ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट या कौन से शेल के अंदर मौजूद है जी। अगर आप इसको फोकस करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा शेल आपको दूसरे ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, जो कि शेल नंबर 4 है या ऑर्बिट नंबर 4 है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा जी। तो जो सबसे बड़ा शेल है या जो सबसे आउटर ऑर्बिट है जी, तो उसकी एनर्जी बाकी तमाम ऑर्बिट से क्या होती है जी, ज्यादा होती है। तो बाकी तमाम क्वांटम नंबर्स को आप देखें या ना देखें, तो अहम चीज क्या है जी कि एनर्जी का फैसला किससे होगा जी, एनर्जी का फैसला आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होता है जी। अच्छा मजीद कुछ बातें सीखेंगे जी। तो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो आपको क्या क्या बताता है जी, आपको बताता है जी कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, उस ऑर्बिट की का साइज क्या है जी, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है जी। तो ये तमाम चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर के कुछ नंबर्स हैं जो आपके ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जी। तो याद रखिएगा जी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। एल की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। एल की वैल्यू 2 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। और एल की वैल्यू 3 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे बात करते हैं जी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उस ऑर्बिटल को प्लेस किया जाए तो उसकी स्प्लिटिंग कैसी होगी, उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, और इस ओरिएंटेशन की बेस पे आप शेप्स को प्रेडिक्ट करते हैं जी। तो अगर एम की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ये है कि ये अनओरिएंट रहता है जी। इसका मतलब ये है कि इसका शेप स्पेरिकल बरकरार रहता है, ये मजीद सब ऑर्बिटल्स के अंदर ब्रेक नहीं होता जी। तो 0 की वैल्यू इंडिकेट करती है जी। इसका मतलब ये है कि ये एस ऑर्बिटल की निशानी है जी। अगर एम की वैल्यू -1, 0 और +1 हो तो ये पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है पी ऑर्बिटल मजीद 3 सब ऑर्बिटल्स के अंदर ब्रेक होता है। इसी तरह डी ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यूज होती हैं। डी ऑर्बिटल 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर ब्रेक होता है जी। और इसी तरह एफ ऑर्बिटल 7 सब ऑर्बिटल्स के अंदर ब्रेक होता है जी। तो इसी को अगर आप इन्हीं को आप गिन लें और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी का भी अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और आप ये जानते हैं जी कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी। तो ये प्रिंसिपल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है। और फाइनली आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं जी। और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो +½ या -½ होती है जी। और ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, असल में ये जो क्वांटम जो केमिस्ट्री है जी या क्वांटम जो फिजिक्स है ये, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में डिस्कस किया गया है जी। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के हवाले से। इसलिए हम ये कह सकते हैं जी कि स्पिन क्वांटम नंबर का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, यानी क्लासिकल फिजिक्स स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करती जी। और जो स्पिन है जी उसकी भी जो अहमियत है जी वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन की जो अहमियत है वो ये है जी, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जी, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए जी, ताकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शो हो जाए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को -½ माना जाता है। एक स्पिन इसमें से एंटी क्लॉकवाइज होती है, दूसरी स्पिन इसमें से क्लॉकवाइज होती है। और जो इसका असल मकसद है वो स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम को शो करना है जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को शो करती है, एंड इट डज नॉट हैव एनी क्लासिकल एनालॉग। अच्छा ये तीसरा सवाल अब आपके सामने है जी,
और ये लिखा हुआ है जी, इक्वल वेट्स ऑफ मीथेन and hydrogen are mixed in empty container at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मीथेन और हाइड्रोजन को जिनका वजन यकसा है, इन दोनों को आपने मिक्स किया है एम्प्टी कंटेनर के अंदर। सवाल ये है जी, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय हाइड्रोजन इज, इन दोनों गैसेस के मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होगा, ये हमने इस सवाल के अंदर फैसला करना है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1/2 होगा, 8/9 होगा, 1/9 होगा, या 16/17 होगा। यानी 1/2 का मतलब है जी हाफ होगा, यानी हाइड्रोजन का 1 पार्ट होगा, और अगर आप 2 में से 1 निकाल दें तो इसका मतलब ये है जी, ये टोटल पार्ट, नीचे वाला टोटल पार्ट कहलाता है और ऊपर वाला आपका फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है जी। तो 1/2 का मतलब ये है कि मीथेन और हाइड्रोजन का दोनों का प्रेशर बराबर होगा। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपके साइज पे डिपेंड करती है जी। और आपको ये अच्छी तरीके से इल्म है जी कि जिस गैस का साइज छोटा होगा, उस गैस का जो प्रेशर अप्लाई होगा जी, उस गैस का प्रेशर क्या होगा, दूसरे के मुकाबले में क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये तो आपके दिमाग में रहना चाहिए जी कि हाइड्रोजन मीथेन के मुकाबले में, क्योंकि साइज में बहुत छोटा है जी, तो इसका मतलब ये है जी कि उस प्रेशर की जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन का पार्ट मीथेन के मुकाबले में क्या होगा जी, ज्यादा होगा। तो 1/2 करेक्ट आंसर नहीं है, हमें कैलकुलेशन करके इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है जी। तो आंसर हिंट ये है जी कि डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को आपने अप्लाई करना है जी, और कैलकुलेशंस आपको रिक्वायर्ड है, और कैलकुलेशंस के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की जरूरत है। देखें ये न्यूमेरिकल किस तरह से होता होगा, इस पे हम बात करते हैं जी। अच्छा जनाब, हमने कहा जी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 ग्राम है जी, और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 ग्राम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि क्योंकि मास दोनों का सेम है जी, और हम ये जानते हैं जी कि मोल्स और मॉलिक्यूलर मास के अंदर इनवर्स रिलेशन है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपसे डिस्कस करी, कुछ चीजें, ये तमाम चीजें वो थी जो आप जानते हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी कि द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 को किस तरह से लिखा जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये रेशियो मोल्स का है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह मोल्स ऑफ मीथेन किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। तो हमने मोल्स का यहाँ पे क्या लिया जी, रेशियो लिया। तो ये 16 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। तो देखिए जो आपके पास जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, 8/1 आंसर आ रहा है जी। तो इसका मतलब ये है जी कि जो रेशियो बिटवीन द मोल्स है जी, तो मोल्स में हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं जी, यहाँ पर 8 है जी, जबकि जो मीथेन के जो मोल्स हैं वो कितने हैं जी, 1 है। यानी दोनों का मासेस, अगर हम हाइड्रोजन का और मीथेन का अगर आप सेम मास लेंगे जी, तो सेम मास लेने का हर किस मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के जो मोल्स हैं जी वो कितने आए जी, वो सेम आए। क्योंकि देखिए प्रेशर का ताल्लुक मास से नहीं है, बल्कि प्रेशर का ताल्लुक किससे है जी, मोल से है। इसलिए हम यहाँ पे मोल्स निकालने गए जी। अच्छा जी, तो फॉर्मूला आपके पास ये है जी कि जो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है जी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, वो किस पे डिपेंड करेगा जी, मोल फ्रैक्शन पे असल में डिपेंड करता है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो अब हमें टोटल मोल्स ऑफ द गैसियस मिक्सचर का फैसला करना है जी। हमने क्या कहा जी कि हाइड्रोजन के इसके अंदर 8 मोल्स है, यानी 8 पार्ट हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है जी, और मीथेन का कितना कंट्रीब्यूशन है जी, 1 पार्ट कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है टोटल मोल्स कितने हो गए जी, 9 हो गए। तो इससे अगर आपको हाइड्रोजन का पोर्शन निकालना है जी, हाइड्रोजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा या हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा जी, तो आप लेंगे जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कितने आ रहे हैं जी, 8 आ रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल्स जो कितने आ रहे हैं जी, 9 आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा जी, 8/9 होगा जी। तो इसके अंदर से जो 8/9 है जी वो करेक्ट ऑप्शन है जी। अगर आपको मीथेन का निकालने के लिए देते तो वो क्या होता, 1/9 होता जी। तो ये सिंपल सा एक तरीका था जिसके अंदर आपने छोटी सी कैलकुलेशन की है जी, और उसके जरिए से आपने इस जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था जो बाहिर आपको बहुत मुश्किल लग रहा था जी, तो उसका आपने यहाँ पे जवाब निकाला है। तो ये जो कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन था उसका आप ख्याल रखिएगा जी। अच्छा ना, अभी हम चौथे सवाल पे आ गए हैं जी, और ये चौथे सवाल में हमसे कह रहा है जी, इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन, एक आपको एक्सप्रेशन दी गई है
और कह रहे हैं जी इसके फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। देखते हैं फैसला किस बात पे करेंगे जी। पहला तरीका ये है जी कि आप देखें, एक तरीका तो ये कि आप इसकी कैलकुलेशन करें जी। अब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे जी तो ये अब आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी। तो आप कैलकुलेशन पे ना जाएं, बल्कि आप ये देखें जी कि आप वो नंबर तलाश करें जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जी। और जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि आपका आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डाटा जी। इसलिए अब आप ये देखिए जी कि आप इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो आपको कितने, दो नजर आ रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है जी कि इसका आंसर यकीनन 2 होना चाहिए जी। लेट्स सी। तो आपने क्या देखा, 29 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 20.2 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.78 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.37 के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, इसलिए आपको फाइनल आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, 2 है। तो ये सिंपल सा तरीका था जो आपने देखा जी कि आपका जो सवाल दिया जाए उस सवाल के अंदर आपने क्या देखना है, उस सवाल के अंदर आपने ये देखना है जी कि कौन सा जो नंबर है जी, कौन सा डिजिट ऐसा है जी जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो आपके आंसर के अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जी। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो डिजिट था उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसलिए आपके जवाब के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, और अगेन ये भी आपका कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जी। लिखा हुआ है जी इफ वी टेक 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहली गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरी गैस के बारे में लिखा हुआ है 6.02 एक्सपोनेंट 21 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये दूसरी गैस यानी नाइट्रोजन गैस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है। तीसरा लिखा हुआ है जी 0.03 ग्राम्स एटम्स ऑफ सल्फर, ये तीसरी गैस के एटम्स के बारे में आपको आपको को दिया हुआ है। कह रहे हैं जी देन द मोल रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम्स विल बी, तो इन तीनों गैसेस के जो एटम्स हैं उनका जो मोल रेशो का तनासुब है जो ऊपर आपको दिया गया है उसकी कितने मोल्स होंगे, ये आपके पास 3 रेशो दिए हुए हैं इसी हिसाब से कि पहले वाला कार्बन डाइऑक्साइड का है, दूसरा वाला नाइट्रोजन का है, तीसरे वाला सल्फर का है। फैसला करना है जी तो हिंद ये है जी कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, और तरीका ये है जी कि आप मोल्स निकाल लें। तो अगर आप मोल्स निकालने के काबिल हैं जी तो इसका मतलब ये है कि जी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सल्फर के मोल्स आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं जी 0.03 ग्राम एटम्स का मतलब, तो मोल्स के लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है ग्राम एटम्स की, तो यह सल्फर के मोल्स आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। हाँ अलबत्ता नाइट्रोजन के मोल्स और आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालने पड़ेंगे जी। देखते हैं ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमने मोल्स निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के, हम ये जानते हैं कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। तो 2.2 ये मास है और 44 ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है जी। हमने डेसिमल को शिफ्ट किया जी तो ये 22 हो गया, और डेसिमल को शिफ्ट करने की वजह से नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। 22 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे जी तो जवाब आएगा 1/20, और 1/20 का मतलब होता है जी, ये मजीद मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/10 कर लें। 1/2 0.5 के बराबर होता है और 1/10 की वजह से मल्टीप्लाई बाय 0.1 आएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जवाब आ रहा है 0.05 मोल्स, क्योंकि आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की तो इजाजत नहीं है जी। तो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई, बिल्कुल खोल के कैलकुलेशन करके दिखाई है जी, ताकि आप बगैर कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर सके जी। तो जवाब आ रहा है इसका 0.05 मोल्स, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता लग गए। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने नाइट्रोजन के मोल्स निकालने जा रहे हैं जो कि आपने एटम से निकालने हैं। आप इसको एवोगैड्रोस नंबर से कंपेयर करें। तो आपने क्या किया, इसको एवोगैड्रोस नंबर से अगर आप डिवाइड करवाएंगे जी, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि अगर 1 मोल हो तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होते हैं जी। तो मोल्स यकीनन 1 से कम है जी, इसलिए जो एटम्स हैं वो भी कम है। तो आपने क्या करना है जी, ये जो एटम्स जो आपको गिवन एटम्स हैं उनको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करवा दें जी। तो देखिए 6.02 से 6.02 कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट्स के अंदर खेलना है जी। तो एक्सपोनेंट्स में आपने प्ले किया जी, और आपने क्या किया 21 में से, क्योंकि 23 जब ऊपर जाएगा या प्लस का है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 का मतलब होता है 0.01।
तो ये आपको सोडियम सॉरी नाइट्रोजन के यहाँ पे मोल्स पता लग गया जो कि 0.01 है, और आपको सल्फर के जो मोल्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है जी, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि जो ग्राम एटम्स हैं उनको क्या कहते हैं जी, मोल्स भी कहते हैं जी। तो अब आपने क्या निकालना है जी, मोल रेशो निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर का मोल रेशो निकालना है। इन तमाम मोल्स को आप एक साथ रख दें, तो आपने लिखा जी 0.05, 0.01, 0.03। इसमें से सबसे कम जो मोल्स है वो किसके हैं जी, नाइट्रोजन के हैं। उससे तमाम को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जवाब आएगा 5:1:3 जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप तलाश करें जी कि 5:1:3 कहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये आपका चौथा ऑप्शन मौजूद है जी। तो जो चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है जी। इसका मतलब है जी जो मोल्स का रेशो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के एटम्स के दरमियान वो 5:1:3 का है जी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, और आपने इस सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोल्स निकाले हैं, और मोल्स को निकालने के बाद आपने उनको कंपेयर किया है, और कंपेयर करके आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन किया है जी। तो ये सिंपल सा सवाल था जी। तो इस किस्म के सवाल भी आपके मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट पेपर के अंदर आए हुए हैं जी। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से आप घबराएं मत, आप कैलकुलेशन को करें, और कैलकुलेशन को करने के बाद फाइनल जवाब का फैसला करें। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका जवाब गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है, और ये स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल है जी। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है जी। लिखा हुआ है वेयर मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी मिथाइल बेंजीन की यानी टॉलीन की आपको ब्रोमिनेशन करवानी है जी। कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोग्राम आइसोमर्स इज ऑब्टेन, यकीनन 2 आइसोमर्स मिलेंगे आपको, और उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जी। आपने फैसला करना है जी कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी। तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन को अपने दिमाग में लेके आए और नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का फैसला करें। आप ये जानते हैं जी कि जो मिथाइल ग्रुप है, यानी जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मिथाइल बेंजीन के अंदर जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, और मिथाइल के बारे में आपको पता है जी कि मिथाइल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जी। इसका मतलब है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही करेक्ट आंसर होगा जी। ये आप जानते हैं जी कि मिथाइल का काम ब्रोमीन को ऑर्थो या पैरा पे भेजना है जी। तो खुद मिथाइल के साथ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर जो CH2Br लिखा हुआ ये ऑप्शन तो देखिए गलत हो गया, ये वाला भी CH2Br लिखा हुआ ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। इन दो ऑप्शन में से आपने फैसला करना है जी। अच्छा जी, तो आपने कहा जी ये तो मेटा है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है जी, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है जी, आपका ऑप्शन नंबर 4 है जी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट आपको दी हुई है, और कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट दी हुई है, और ये हम इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जी। तो ये आप वहां से इसको स्टडी कीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है जी। तो इसमें आपने सवाल में पहचानने का तरीका क्या था जी, कि आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की बेस पर, उसकी नेचर की बेस पे आप फैसला करें जी कि वो किस नेचर का है जी। तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था जी। तो आपने ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को तलाश किया, और वही आपका करेक्ट आंसर है। ये 7वां सवाल अब आपके सामने है, और अगेन ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। लिखा हुआ है द सीरीज लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स एट 3664 एंगस्ट्रॉम, यानी ये आपको दी हुई है वेवलेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है जी। और आपसे कह रहे हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको हाइड्रोजन एटम की निकालनी है जी। इन पांचों में से हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इस बात का फैसला करना है। तो टोटली आपका ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। हाँ, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जी। केमिस्ट्री में भी आपने ये फार्मूला पढ़ा है, और फिजिक्स में ये फार्मूला आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है और इस्तेमाल भी किया है जी। एनर्जी बराबर होती है जी hc/लैम्डा, और यहाँ पर h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट है, और c का मतलब आपका स्पीड ऑफ लाइट है जी, और आपके पास जो लैम्डा है वो आपकी वेवलेंथ है जी। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है जी। तो एक तो आपके पास h की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल। यहाँ पे देखिए सवाल के अंदर ये वैल्यू दी हुई भी है, ठीक है जी। इसी न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यू अगर आप देखें तो आपको दी हुई भी है, ठीक है जी। स्पीड ऑफ लाइट 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, तो 3.8 मीटर पर सेकंड तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये देखें स्पीड ऑफ लाइट की भी वैल्यू इस सवाल के अंदर दी हुई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। इसका मतलब है 3664 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा जी
3.664 एक्सपोनेंट -7 मीटर, क्योंकि आप ये डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन इंड्यूस होगा जी। तो नेगेटिव साइन इंड्यूस होने की वजह से 10 की पावर पॉजिटिव साइन इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से 10 की पावर -10 से ये वैल्यू कम होगी, क्या हो जाएगी, 10 की पावर -7 हो जाएगी जी। क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये प्लस का साइन आता है, जब आप राइट हैंड साइड पे आते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है जी। तो ये 3.66 एक्सपोनेंट -7 मीटर ये इसकी वैल्यू है जी। तो ये आपने कुछ कन्वर्जन्स की और ये वैल्यूज आपके दिमाग पे थी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सपोनेंट, मैंने इनकी जो एक्सपोनेंट हैं उनको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू की जगह लिखा है जी। और एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का मकसद ये है जी कि हम इस आंसर के करीब तक पहुंच जाए। हमारी पूरी कोशिश है जी कि मैथमेटिकल वर्क कम से कम हो और इन वैल्यूज को इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए हमने पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कि एक्सपोनेंट से ही हमें जवाब मिल जाए। और अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो फिर हम वैल्यूज को भी सॉल्व करेंगे। मैंने इन तमाम वैल्यूज का, ये मैंने एच का एक्सपोनेंट रखा 10 की पावर -34, ये मैंने स्पीड ऑफ लाइट का एक्सपोनेंट रखा 10 की पावर 8, और ये मैंने वेवलेंथ का एक्सपोनेंट रखा 10 की पावर -7। इस 10 की पावर -7 को मैं ऊपर ले गया तो ये 10 की पावर +7 हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया और इससे मुझे पास जो जवाब आ रहा है वो 10 की पावर -19 जूल आ रहा है। फौरन मैं अपने ऑप्शन पे आया तो ऑप्शन के अंदर 10 की पावर -19 की दो वैल्यूज हैं, यानी मैं अभी भी अपने आंसर से करीब नहीं पहुंच सका। इसका मतलब ये है कि, लेकिन ये 5 में से मुझे जवाब जरूर मिल गया जी कि इन दोनों में से कोई एक जवाब है मेरा। इसका मतलब ये है कि अब मुझे मजीद कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और एक्सपोनेंट को हटाकर जो वैल्यूज हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, अब मैं उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, ये मैंने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को लिखा, और ये मैंने वेवलेंथ की वैल्यू को लिखा। अब देखिए मैं इसको जो सॉल्व करने जाऊंगा तो देखिए अगर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जनाब, और ये वैल्यू 3 से बड़ी है जी। इसका मतलब है 6.625 को जब सॉल्व किया जाएगा तो जवाब जो आएगा वो 6 से कम आएगा। ये आप ये कहें जी कि जो जवाब आएगा कम से कम वो सिंगल डिजिट का होगा, वो डबल डिजिट का नहीं होगा। इसका मतलब है 21.7, ये गलत है जी, और हमारा जवाब 5.45 हो सकता है जी। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो आपको देखिए, आपने इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक अंदाजा लगाना है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अंदाजा लगाना है। जो आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करी और अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अंदाजा लगाया, तो आपका जो जवाब है वो आपने अंदाजा लगाया कि 6 से कम होगा, तो 6 से कम यहाँ पे ये जवाब लिखा हुआ है जी। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन की है, क्योंकि जब कैलकुलेटर आपको यूज करने की इजाजत नहीं है तो आपने बल्क के अंदर कैलकुलेशन करके अपना वक्त जाया नहीं करना है, बल्कि आपने आंसर से करीब पहुंचने के लिए जो कुछ लाजमी कैलकुलेशंस हैं उनको करके देखना है और जवाब तक पहुंचना है, और जवाब के सही या गलत होने का आपने फैसला करना है जी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई, बगैर कैलकुलेटर के आपने इनको सॉल्व किया और आप आंसर के करीब तक पहुंचकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचे, और उसकी वजह से आपने करेक्ट आंसर को पहचाना। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है जी, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड formed when methyl benzene is heated under reflux। रिफ्लक्स का मतलब ये है जी कि वाटर बाथ के अंदर इसको हीट करना, डायरेक्ट हीट नहीं करना। ये नया वर्ड आपके पास आया था तो मैंने इसको समझा दिया। तो वाटर बाथ के अंदर अगर किसी चीज को हीट किया जाए तो उसको रिफ्लक्स करना कहते हैं जी, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप हीट करेंगे, लेकिन वाटर बाथ के अंदर हीट करेंगे, डायरेक्ट फ्लेम पर आप इसको हीट नहीं करेंगे, तो ये रिफ्लक्स करना कहलाता है जी। विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड द मिक्सचर इज देन एसिडिफाइड, यानी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से अगर मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलती है जी। तो ये आप जानते हैं जी, अगर आपने दिमाग में लेके आए जी कि बेंजोइक एसिड को बनाने का यही तरीका है जी। हाँ, तो आंसर हिंट क्या है जी कि आप बेंजीन के रिएक्शन को रिवाइंड करें, और आप ये जानते हैं जी कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन से, देखिए बेंजीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपको कुछ नहीं मिलता, यानी बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीजन से बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो सकती है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन ओजोन से भी हो सकती है, और उन दोनों के अंदर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट से करवाएं तो बेंजीन, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है जी। हाँ, टॉलिन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और टॉलिन ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है जी, बेंजोइक एसिड देता है। तो बेंजोइक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। मजीद कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जी, और जो मैंने अभी बात की है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि बेंजीन की ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट से पॉसिबल नहीं है,
हाँ, टॉलीन की यानी मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था जी। हाँ, बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से करवाई जाए, रिंग रप्चर रिएक्शन होता है, यानी बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके नतीजे में आपको मलेइक एनहाइड्राइड मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा। और अगर बेंजीन की ऑक्सीडेशन ओजोन से करवाई जाए तो उसके नतीजे में भी रिंग रप्चर हो जाता है, यानी बेंजीन का रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेंजीन का जो एरोमेटिक सिस्टम है वो खत्म हो जाता है जी, रिंग भी टूट जाता है और इसके नतीजे में आपको इथेन डायल मिलता है जी। 3 मॉलिक्यूल इथेन डायल के मिलते हैं जी। तो ये दो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थे वो अब आप याद रखिएगा, उनकी प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है जी। तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से और ओजोन से पॉसिबल है और आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं जी। लेकिन बेंजीन की ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट बेंजीन की ऑक्सीडेशन KMnO4 से पॉसिबल नहीं है। हाँ, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन KMnO4 से पॉसिबल है और उसके नतीजे में आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है और यहाँ पे आपको मिथ ऑक्सी बेंजीन दिया गया है, यानी बेंजीन का ईथर आपको दिया गया है और इसका रिएक्शन HI से आपने करवाना है और कह रहे हैं जी कि दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगी A और B, और ये A और B प्रोडक्ट क्या हैं? ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं जी। देखिए, बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन का कोई रिएक्शन आपके कोर्स के अंदर नहीं है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि ईथर्स के रिएक्शन आपके कोर्स के अंदर है जी, और आप ये जानते हैं जी कि ईथर्स बेसिक इन नेचर होते हैं और वहीं पर इस रिएक्शन का तस्करा किया गया है जी। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं जी। जरा उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर आप देखें तो रिएक्शन में होता क्या था जी, जो ईथर है उस ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हमें हमेशा किस पे अटैक करती है, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करती है। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो किस पे जाके अटैक करते थे, इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करते थे जी। तो यहाँ पर भी यही होगा जी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाके अटैक करेंगे, हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेंगे। तो देखिए, जब ये हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके नतीजे में क्या मिलेगा जी, फिनोल मिलेगा आपको, और जो मिथाइल है वो किसके साथ जाएगा, वो रिमूव होगा और यकीनन वो किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट का अंदाजा हो गया। तो फिनोल और मिथाइल आयोडाइड को आप तलाश करें, यहाँ पे आपको फिनोल और मिथाइल आयोडाइड नजर आ रहा है। तो यही आपका असल जवाब है जी कि ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ रहेगा और H को वो अपने साथ लेकर क्या बनाएगा, फिनोल बनाएगा और यकीनन आयोडीन मिथाइल के साथ जाके क्या बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड बनाएगा। तो ये सिंपल सा जो आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज थी, जो ईथर्स की नॉलेज थी, उसको आपने एरोमेटिक सिस्टम पे अप्लाई किया और अपने आंसर का तयन किया। इसी तरीके से आपने इम्तिहान के अंदर भी आंसर का तयन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम इज, लिथियम के बारे में इन चारों में से कौन सी बात गलत है, इसका हमें फैसला करने जाना है। पहली बात लिखी हुई है जी कि इट इज सॉफ्टर देन अल्कली मेटल्स, बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में, यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनके मुकाबले में ये सॉफ्ट है। दूसरी बात है जी, लीस्ट रिएक्टिव है। तीसरी बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। चौथी बात है जी कि अगर ये क्लोराइड के साथ, अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया जाएगा तो ये क्लोराइड बनाएगा और क्लोराइड अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होगी। ये 4 बातें लिखी हुई है। अब हमें फैसला करना है कि इनमें से कौन सी बात गलत है। इसका मतलब है इनमें से 3 बातें सही है। तो हिंट ये है जी कि आप अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को का फैसला करेंगे और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि लिथियम जो अल्कली मेटल्स, जो अल्कली ग्रुप है जी, उसका पहला मेंबर है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनल भी है, यानी बाकी तमाम मेंबर से मुख्तलिफ भी हैं। तो हम बात करते हैं, इसको फैसला करने जा रहे हैं कुछ मजीद कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके जी। पहली चीज ये है जी कि अल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं जी और अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है जी। अब इस बात को अगर आप देखें जी, अगर हार्डनेस की बात करें जी तो हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करवाना है, ये जो पहली बात थी, अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ये बाकी तमाम पीरियोडिक टेबल से इसकी कंपैरिजन थी, उससे हमें जवाब नहीं मिल सका। तो हम आए उसी ग्रुप के
उसी ग्रुप पे आ गए जी। तो उसी ग्रुप में अगर आप नीचे जाएं तो हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट पजेस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है ये बात अगर आप बाकी मेंबर से कंपेयर करें तो ये बात आपको तीसरी बात सही नजर आ रही है। हार्डनेस इसका मतलब है लिथियम की सबसे ज्यादा होगी बाकी तमाम मेंबर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल। तो इसका मतलब है ये पहला पॉइंट हमें गलत यहाँ से दिख रहा है। बाकी तमाम पे भी बात करते हैं जी। तो हम ये जानते हैं जी कि लिथियम तमाम मेंबर से लीस्ट रिएक्टिव है और ये उसकी क्या है जी, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है जी। और अगली बात आपको ये भी पता है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो यहाँ से भी इस बात का आपको अंदाजा हो रहा है जी कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये दूसरी बात भी आपकी सही हो गई। और देखिए तीसरी बात पे तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि लिथियम की बात करें या अल्कली मेटल्स की बात करें तो उनकी क्लोराइड वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होते हैं जी। तो यहाँ से इन सिंपल सी कॉन्सेप्ट पे आपने बात की और पीरियोडिक ट्रेंड, हार्डनेस और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का देखा और उससे आपने क्या फैसला किया, जो पहली बात अल्कली मेटल यानी लिथियम के बारे में लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है। लिथियम जो मेटल है वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स से हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। और हार्डनेस क्योंकि नीचे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसका मतलब है सोडियम लिथियम से सॉफ्ट होगा और पोटेशियम फिर सोडियम से और लिथियम से भी सॉफ्ट होगा। और जिस तरह आप ग्रुप में नीचे आते जाएंगे मेटल्स क्या हो जाएंगे, मेटल की हार्डनेस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब है जो गलत बात लिथियम के बारे में लिखी हुई थी ऑप्शन नंबर 1 था, लिथियम बाकी तमाम अल्कली मेटल से हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। 11वां पॉइंट अब आपके सामने 11वां एमसीक्यू अब आपके सामने है जी। और ये लिखा हुआ है डायमंड और ग्रेफाइट आपस में क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जी। लिखा हुआ है दे आर आइसोटोप्स, गलत लिखा हुआ है दे आर आइसोमीटर्स। ये पता नहीं क्या चीज है जी, इसका केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। दे आर एलोट्रोप्स और यही जवाब सही है जी। दे हैव सेम स्ट्रक्चर। तो डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है, आप ये जानते हैं। दे आर इक्वली हार्ड, बिल्कुल गलत है जी। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बगैर किसी हिंट के अंदाजा हो जाना चाहिए जी। रिलेशन डायमंड और ग्रेफाइट की आप अपने दिमाग में लेके आए और एलोट्रोपी जो इनके अंदर होती है वो फिनोमेना अगर आप दिमाग में लेके आए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं जी, दे आर एलोट्रोप्स होते हैं। तो ये सिंपल सा जवाब था जो आपने बगैर किसी हिंट के ही पहचान लिया होगा जी। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं जी, ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी जो मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जी। तो डायमंड की स्टेट कुछ और है और ग्रेफाइट की स्टेट कुछ और है जी। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद का प्रोटॉन से मुख्तलिफ होना होता है जी। तो ये आइसोटॉप्स के बारे में बात की। और आइसोमीट्री ये मैथमेटिकल टर्म है। तो आइसोमीटर्स ये आपके मैथमेटिकल फिनोमिना है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो इस ये इंतहाई सिंपल सवाल था जी। और डायमंड और ग्रेफाइट ये आपस में क्या है जी, एलोट्रोप्स हैं। तो डायमंड की और ग्रेफाइट की तरह प्रॉपर्टीज, इनकी कंपैरिजन ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी बोरेक्स नेचर के अंदर किस तरह पाया जाता है जी। तो देखिए अब आपके लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था जी। ये 5 फार्मूले बोरेक्स के लिखे हुए हैं जी। आंसर हिंट क्या है जी कि बोरेक्स का फार्मूला दिमाग में लेके आए और बोरेक्स पाया जाता है डेका हाइड्रेट की फॉर्म में। तो बोरेक्स असल में केमिकली क्या है जी, सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट का मतलब है Na2B4O7। डेका हाइड्रेट का मतलब है, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बोरेक्स के अंदर। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 था वो इसका करेक्ट आंसर था जी। तो ये आपके अगर आपने इसको याद किया हुआ था तो आप इसको बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते थे जी। तो बोरेक्स को टिंकल और सुहागा भी कहते हैं जी। और बोरेक्स को बनाने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है जी कि बोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाए या सोडियम कार्बोनाइड के साथ करवाया जाए तो बोरेक्स मिलता है, या कॉल्यूमिनाइट ये रॉक होती है, अगर इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनाइड के साथ करवाया जाए तो भी आपको क्या मिलता है, बोरेक्स मिलता है जी। तो बोरेक्स क्यों क्या आया, तो उस बोरेक्स की केमिस्ट्री को भी आप रिवाइज करें जी। और बोरेक्स के कुछ यूजेस भी अब आप यहाँ पे देख लें जी कि जो सोल्डरिंग होती है जी उसके अंदर फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टाइल्स और पोटरी को चमकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो कैरम बोर्ड है उसको भी चमकाने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो आपका बोरिक एसिड होता है जी, या बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड ग्लास के अंदर भी बोरेक्स को यानी बोरॉन को इंड्यूस करने के लिए बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये बोरेक से कुछ यूजेस थे जी। तो जब भी आप एमकेट टीकेट के हवाले से तैयारी करें तो कोई नई चीज आपके पास आए तो आप उसके कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अपने पास जमा करें, तो इससे आपको इम्तिहान में बहुत फायदा होगा और रिलेटेड कॉन्सेप्ट यकीनन आपके इम्तिहान के अंदर काम आएंगे जी। तो आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व करने ना जाया करें, बल्कि उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक बार बुक में उस टॉपिक को देख लिया करें और अपने बुक के अंदर उसको हाईलाइट कर लिया करें और एक बार उसको पढ़ लिया करें, और अगर कुछ चीज याद रखने की हो तो उसको याद रख लिया करें। तो इस तरह से आपके ई कैट एम कैट की तैयारी खुद ब खुद होती चली जाएगी और आप इंशाल्लाह ताला आपको इम्तिहान में इसका बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, एन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? तो ये भी इंतहाई सिंपल सा एमसीक्यूज है और यकीनन बगैर हिंट के आपने इसका जवाब दे दिया होगा जी। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट आपके आउटर ट्रांजिशन होते हैं। तो सिंपल सा इसका जवाब था जो बगैर हिंट के आप अपने दिमाग में आपके आ सकता था और यकीनन आ भी गया होगा। तो पीरियोडिक टेबल की पिक्चर को अपने दिमाग में लेके आए और डी एफ है वो डी और डी के बीच में होता है, इसका मतलब है एफ इनर है और डी क्या है जी? आउटर है जी। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसके अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका दूसरा नाम टिपिकल एलिमेंट्स भी है, यानी पी को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपकी चार फैमिलीज हैं, ये चार जो ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो इनको क्या, इनके एलिमेंट्स को किन नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो इस एमसीक्यूज के अंदर आपने सीखा। फैमिलीज मैंने गलत कहा है, चार नहीं है, फैमिलीज दो है जी। एक आपकी ए फैमिली है जिसको आप मेन ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और दूसरी जो बी फैमिली है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो दो फैमिलीज है। नंबर 1 ए फैमिली आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स विच इंक्लूड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, and second family is transition elements that includes D and F block elements. So in periodic table we have two families and we have 4 blocks S, P and D and F. क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कलर कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड होने की वजह क्या है? ये सवाल हमसे पूछा गया और इसका जवाब हमें देना है जी। तो पहला सवाल लिखा हुआ है जी, देयर बॉन्ड एनर्जी इज लो। दूसरा लिखा हुआ है दे इजिली एब्जॉर्ब एनर्जी। तीसरा लिखा हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। चौथा लिखा हुआ है जी, d ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू p ऑर्बिटल्स। और पांचवा लिखा हुआ है d जनरेट p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अपने दिमाग में लेके आए और देखिए कलर ट्रांजिशन की वजह है इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाना। और देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस है ये उस सूरत में पॉसिबल है जी कि जिस सूरत के अंदर डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? डी ऑर्बिटल का स्प्लिट अप होना और उसके बाद फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है। तो इसका मतलब है जो इन चारों में, इन पांचों में से जो आपका बेस्ट आंसर है जी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ये है जी, स्प्लिटिंग ऑफ 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। बात करते हैं जी कि क्या होता है जी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है जी कि जब भी लिगेंड ट्रांजिशन मेटल्स के करीब आता है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू 2 सेट्स। नंबर 1 RT2G ऑर्बिटल्स एंड नंबर 2 REG ऑर्बिटल्स। डी जनरेट का मतलब होता है ऑर्बिटल विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तो PY, PZ और PX ऑर्बिटल ये आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं जी। अब ये कलर किस तरह से अपीयर होता है जी, ये अब आप सीख लें जी। तो ये जो ऑर्बिटल आपके स्प्लिट अप हो गए, तो जो लाइट है जी ये T2G ऑर्बिटल्स, यानी इन दोनों में से T2G और EG, इन दोनों में से जिसकी एनर्जी कम होती है उसके ऊपर ये व्हाइट लाइट पड़ती है जी। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस व्हाइट लाइट में से कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करता है और इस पोर्शन को एब्जॉर्ब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डी ऑर्बिटल से ऊपर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं और ये कहलाती हैं डी डी ट्रांजिशंस कहलाती हैं ये। और उसकी वजह से क्योंकि व्हाइट लाइट में से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है तो बकिया बच जाने वाली लाइट आपकी कलर्ड दिखती है। ठीक है जी।
एक्सेप्शनल बिहेवियर भी यहाँ पे कुछ है जी। और KMnO4 की अगर आप बात करें तो KMnO4 के अंदर डी ऑर्बिटल आपका वैकेंट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की डी ट्रांजेक्शंस नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मेटल और लिगेंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन होती है जी। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है वो मेटल और लिगेंड के दरमियान ट्रांजिट, जब व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है जी तो मेटल और लिगेंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है जी, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो KMnO4 की एक्सेप्शन भी आपकी किताब के अंदर डिस्कस की है जी, जो इस MCQs के अंदर मैंने आपसे डिस्कस की। ये सवाल भी इम्तिहान में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जरा देखिएगा जी कि उमूमन जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन होती है वो डी ही ट्रांजेक्शन होती है जी। लेकिन ये उस सूरत के अंदर पॉसिबल है जी कि जब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर वैकेंट है, जिस तरह KMnO4 के अंदर Mn की वैलेंसी +7 है जी, या Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जी, इसका मतलब है डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डी जीरो सिस्टम है। और डी जीरो सिस्टम का मतलब ये है कि कलर फिर भी शो कर रहा है, तो कलर शो होता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन की वजह से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन है वो मेटल और लिगेंड के दरमियान है जी। तो जो इजिली एब्जॉर्ब एनर्जी भी जवाब इसका हो सकता था जी, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है जी वो डी ऑर्बिटल की आपस पहले स्प्लिटिंग है और फिर डी ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी की एब्जॉर्बेंस है जी। तो जो करेक्ट इसका ऑप्शन था वो ज्यादा स्प्लिटिंग ऑफ 5D जनरेटेड ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है इन अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है जी उसकी क्या वजह है जी, तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये 5 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं जी, और हिंट क्या है जी कि हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को अपने दिमाग में लेके आए जी। और आप ये जानते हैं कि 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन ये आपने अपने कोर्स के अंदर पढ़ी है जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है जी कि कार्बन ने जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं फिर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जी। और याद रखिएगा जी कि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है जी। अगर आप सिग्मा गिन लें तो सिग्मा से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितने ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हुए हैं जी। तो क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है और डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कार्बन के दरमियान जो 3 बॉन्ड है वो सिग्मा है, और 3 बॉन्ड का मतलब ये है जी कि 3 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए होंगे। और जो जवाब आ रहा है S1 और P2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो आपने बड़े आराम से आप इसको लगा सकते थे जी। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं जी। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है जी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल इसके अंदर इंटरमिक्स होते हैं जी। तो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये अब आपके सामने है, इनका कंपैरिजन अब आप देख लें जी। इंटरमिक्स के अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है, sp2 के अंदर एक s और 2 p इंटरमिक्स होते हैं, जबकि sp3 के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जी। तो यहाँ पे आपको फौरन 1:3, 1:2 और 1:1 आपको नजर आ रहा है जी। करेक्टर क्या है, 1:1 की वजह से 50% करेक्टर s और 50% करेक्टर p का होता है जी। यहाँ 1:2 का रेशो है तो 33.3% s का करेक्टर है और 66.6% p का करेक्टर है। और अगर 1:3 की बात करें तो 25:75 का रेशो बनता है जी। तो 25% s का रोल है और 75% जो करेक्टर है वो किसका है जी, p का करेक्टर है जी। और sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में आपको डबल बॉन्ड मिलते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में आपको सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। और ये कार्बन कार्बन की हम बात कर रहे हैं जी। तो ये sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंपैरिजन इस MCQs के जरिए हुई। तो ये सिंपल सा सवाल था और मैंने जो आपको पहली वाली हिंट दी थी कि आप सिग्मा बॉन्ड देख के भी फैसला कर सकते हैं जी। तो ये एक तरीका है इस MCQs को सॉल्व करने का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है जी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके अंदर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, यानी इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है द रेडियाई ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर्स मॉडल इज। तो ये आपको बताना है जी कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है जी। तो कैलकुलेशन बेस ये न्यूमेरिकल है जी, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना है जी, और आपको n की वैल्यू का फैसला करना है। और n आपको सेकंड ऑर्बिट नजर आ रहा है तो उसका मतलब n की वैल्यू आपके पास 2 है जी। तो ये फॉर्मूला है जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, 0.529 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के स्क्वायर से, और आप जानते हैं जी कि 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो 5 4 क्या होता है जी, 20 होता है। और इसका मतलब ये है कि जवाब आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा जी।
तो ये सिंपल सा 5 2 20, उससे आपने अंदाजा लगा लिया, और 2 4 4 2 8 होता है जी। तो आपने ये सिंपल सी कैलकुलेशन की है यहाँ पे 5 और 4 के दरमियान, और आपने क्या अंदाजा लगाया है कि आपके पास जो जवाब आएगा वो 2.4 के नजदीक हो जो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो 2.41 है जी। तो ये सिंपल सा है कि बगैर कैलकुलेटर के आपने इसके दरमियान फैसला किया और अपना जवाब आपने निकाला जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 2.41 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस न्यूमेरिकल। एंगस्ट्रॉम के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 10 मीटर के बराबर, या 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है जी। तो ये भी एंगस्ट्रॉम की वैल्यू का, इनकी कन्वर्जन का भी आप ख्याल रखें, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो जो एनर्जी रिलीज होती है जबकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ये इंतहाई सिंपल सा सा क्वेश्चन था जी, जिसको आप फौरन बगैर किसी हिंट के पहचान गए होंगे जी। तो एनर्जी बेस्ड प्रॉपर्टी इसमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और आप ये जानते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी बेस्ड प्रॉपर्टी है जी, और एटोमाइजेशन तो एक फिनोमिना है, एटॉमिक रेडियस का कोई ताल्लुक नहीं है। आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आपने फैसला करना है। आयोनाइजेशन के अंदर आपको एनर्जी देना पड़ती है जी, एब्जॉर्ब होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस स्टेट, और इस नतीजे में आपको कैटाइन मिलता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन, और इसके नतीजे में आपको एनाइन मिलता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है जी, रिलीज हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको पता है जी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हैज डैश ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप यहाँ पे आपने फैसला करना है कि इसका ऑर्डर क्या है जी, और रेट एक्सप्रेशन आपको लिख के दी गई है, और ये अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा जी। तो आंसर की हिंट क्या है जी कि आपने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट को देखना है जी, और कॉन्सेंट्रेशन को रेट एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो किसी भी चीज को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेस करें तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट देखा, कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है 1 लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होगा जी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है जी, इट इज द रिएक्शन दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करे वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यहाँ सूडो का वर्ड आपके पास नया आया है, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसमें मैं बात करता हूँ जी। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन का रेट डायरेक्टली डिपेंड करे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एक से ज्यादा मौजूद हो, लेकिन रिएक्शन का रेट किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो, किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ये मिसाल अब आपके सामने है जी। ये आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं जी, और इसके अंदर जो रिएक्शन का रेट है वो एस्टर पे डिपेंड कर रहा है और वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब आप इस रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी देखें जी, यानी नंबर ऑफ मोल्स का सम देखें जी, तो यहाँ पे एस्टर के भी 1 मोल है और वाटर के भी 1 मोल है। इसका मतलब है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और उसकी वजह क्या है जी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव क्वांटिटी, तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली वो एस्टर के लिहाज से इतनी कम होगी कि आप उसे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, और इसलिए रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो जो रिएक्शन है, क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है, और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा जी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट मौजूद हो, 2 रिएक्टेंट मौजूद हो, और जो रिएक्शन का रेट है वो दोनों ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे अगर रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करे तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। या एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर टाइम डिपेंड करे जी,
तो ये भी आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है जी। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी, एक ही रिएक्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन से जो रेट का रिलेशन है वो स्क्वायर टाइम है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है जी। तो दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करना, ये भी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर बना देता है, और एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर टाइम डिपेंड करना, ये भी रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर बना देता है जी। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा जी। तो यहाँ केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम। तो कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके अंदर कार्बन के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो ये भी इंतहाई सिंपल सवाल था, और आप यकीनन बगैर हिंट के इसका जवाब दे सकते थे जी। देखिए, जो डिस्टेंस है वो बेसिकली नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, और आप ये जानते हैं जी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ बाकी तमाम से कम होती है जी। तो आपको ट्रिपल बॉन्ड इथाइन के अंदर नजर आ रहा है जी, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है जी। बॉन्ड लेंथ कार्बन सिंगल के दरमियान 1.54 होती है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसको आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान ये वैल्यू 1.34 एंगस्ट्रॉम है। यूनिवर्सिटीज के पास पेपर के अंदर ये बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, तो इसलिए इसको याद रख लें तो आपको बहुत फायदा होगा जी। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 है। जबकि बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, क्योंकि ये रेजोनेशन की हालत में होते हैं जी, रेजोनेंस की हालत में होते हैं जी, तो इनके दरमियान हर बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.38 है। तो ना वो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है, ना वो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है, ठीक है जी। इन दोनों के बीच के अंदर एक वैल्यू है जी। तो ये बॉन्ड लेंथ मैंने आपको सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, और बेंजीन के अंदर कार्बन की बॉन्ड की बताई जी। इसी तरह बाकी जो बॉन्ड है, अगर आप उनकी बॉन्ड लेंथ याद रख सकते हैं तो आप याद रखें, इम्तिहान के अंदर बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी, द मोस्ट डेंस एलिमेंट इज, इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है। इस बात का फैसला करना है, तुक्का मत लगाइएगा जी। सबसे आसान तरीका ये है जी, पहली चीज तो ये देखें, आपको अल्कली मेटल्स याद होने चाहिए, तरतीब वाइज ये आपको याद होने चाहिए, तो आपको ये फैसला करना बहुत आसान है। और अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर इसका फैसला तुक्के पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, आप इनको याद रखने की कोशिश करें जी, और जब आप इसको तरतीब से लिख लें तो फिर आप पीरियोडिक ट्रेंड अप्लाई कर दें जी। तो मैंने अल्कली मेटल्स को और अल्कलाइन मेटल्स को तरतीब से लिखा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बहुत सारे राइम्स होते हैं, उनको भी आपको मुख्तलिफ जगह से वो मिल जाएंगे, उन राइम से भी आप इसको याद रख सकते हैं जी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जी। आपने इनकी लिस्ट बना ली, जो जो आपको दिए हुए हैं उनको आपने हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, अब आप फैसला करें जी, जो डेंसिटी है, डेंसिटी जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तब भी डेंसिटी इंक्रीज होती है। देखिए, अलोंग द पीरियड जाने पे मास इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और दोनों का मतलब क्या है जी, डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है, लेकिन मास भी इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से आप कहेंगे जी कि डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन मास के इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो मास का इफेक्ट वॉल्यूम से ज्यादा होता है, और डेंसिटी वो आपकी पीरियोडिक ट्रेंड है जी, वो प्रॉपर्टी है जी जिसको दोनों तरफ से, चाहे आप अलोंग द पीरियड जाएं चाहे आप डाउन द ग्रुप जाएं, दोनों तरफ से डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आप फैसला कर लें जी कि इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी जी। तो इसका मतलब है 2A ग्रुप वाले एलिमेंट्स की डेंसिटी 1A ग्रुप से ज्यादा होगी, और 2A ग्रुप में जो सबसे नीचे होगा उसकी डेंसिटी इन सब में सबसे ज्यादा होगी। तो बेरियम यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, तो बेरियम की डेंसिटी इन सारे के सारे अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा है जी। तो करेक्ट आंसर आपका बेरियम है जी। और आप ये जानते हैं कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आइसोमर्स मस्ट हैव। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन अपने दिमाग में लेके आए तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा जी। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है जी, आइसोमर्स क्या होते हैं जी, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जी। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी, कि आइसोमर्स आर द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं जी, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखिए डिफरेंट होती हैं जी। और मिसाल मैंने आपको इसकी दी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की अगर आप बात करें जी,
तो 1 ब्यूटाइन एसिडिक इन नेचर है और 2 ब्यूटाइन आपका ये एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज तो होंगी डिफरेंट, यानी अगर अल्कोहल की बात करें और ईथर की बात करें, अल्कोहल और ईथर दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो अल्कोहल और ईथर की प्रॉपर्टी तो कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। लेकिन अगर आप पोजिशन आइसोमर्स की बात करें तो पोजिशन आइसोमर्स में भी अगर आपको मैंने यहाँ जो मिसाल दी है जी, तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये आपकी पोजिशन आइसोमर्स है जी, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन गलत हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो होता ही डिफरेंट है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। तो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं जी, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है और कह रहे हैं जी द एक्टिव मास, देखिए एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप परेशान मत होइएगा, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन को भी कहते हैं। द एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, बी की कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एंड दैट ऑफ ए इज ट्रिपल, और ए की कॉन्सेंट्रेशन को आपने ट्रिपल यानी 3 टाइम्स कर दिया। रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जी। रेट एक्सप्रेशन लिखें, कैलकुलेट करें और डिसाइड करें, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट भी इसका जवाब दे सकते थे जी। तो आप सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन को लिखिए जी, और रेट एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ए की ट्रिपल है, इसका मतलब है ए किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। इस ए की जगह अब आप क्या लिख दें जी, 3a लिख दें जी, और यहाँ पे आपने 3a लिखा और 3a का स्क्वायर करें तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है जी, 9 आ रहा है। ये 9 आपको ये बता रहा है जी कि रेट कितने टाइम इंक्रीज हो गया, तो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी 9 टाइम्स है जी। रेट लॉ का अगर इस्तेमाल करेंगे और आप कहेंगे क्या कहेंगे जी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम बनाए ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट भी 3 टाइम्स हो जाएगा जी, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो जी का 9 टाइम्स था। तो कैलकुलेशन करके देख लिया करें ताकि आप श्योर हो जाएं और आप गलती से बचें। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है और आपने पहचानना है जी कि ये किसका स्ट्रक्चर है, और ये विटामिन के नाम लिखे हुए हैं जी। खैर ये भी एक अच्छा सवाल था जी, और आप जरा देखिए जी, ऑब्जर्व करें तो आपको विटामिन एनईडी के टेस्ट के अंदर भी बार बार पूछा जा रहा है और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर भी विटामिन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है जी। तो ज़रा विटामिन के स्ट्रक्चर्स और उनके नाम का ज़रा ख्याल रख लें जी आप। तो हिंट ये है जी कि विटामिन के स्ट्रक्चर दिमाग में लेके आए हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं जी। विटामिन के का ये स्ट्रक्चर है और विटामिन के को मीनाडायोन कहते हैं जी। तो ये सिंपल सा तरीका था जिससे आप इसके स्ट्रक्चर को पहचान सकते थे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर को फोकस करें तो इसके अंदर आपको 2 कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहे हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन नजर आ रहा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ये आपको 2 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, और कीटोन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो 1 इस्तेमाल होता है, और 2 कीटोन है इसका मतलब है डाई का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये सिंपल सा ये भी एक तरीका था इसको पहचानने का कि आप विटामिन की झंझट में पड़ते ही नहीं और फंक्शनल ग्रुप को फोकस करते, और फंक्शनल ग्रुप को क्योंकि आपको 2 कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहे हैं और कीटोन को 1 कहते हैं, कीटोन के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है उसको आप 1 कहते हैं जी, और क्योंकि 2 के लिए डाई का वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये मीना डायोन आप इस तरीके से भी पहचान सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, इन इसमें से हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट किया जाएगा, ये सवाल पूछा गया है जी। लिखा हुआ है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग अ मिक्सचर थ्रू। तो ये कुछ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं फैसला करते हैं जी। तो सबसे पहले आप ये देखें जी कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है जी। वाटर गैस देखें ये नहीं है, अगर आप वाटर गैस में चले गए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है जी। तो तरीका क्या है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाता है और हाई प्रेशर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाता है जी, और ये कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस सेपरेटेड हो जाती है जी। तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर मिला जी कि वाटर के अंदर अगर हाई प्रेशर दिया जाए तो हाई प्रेशर देके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन अब आपको मिल गया जी। हाई टेम्परेचर या कोल्ड वाटर और एसिडिफाइड वाटर का कोई फायदा नहीं है जी। तो मिक्सचर ऑफ, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस की बात हुई तो उसको भी सुन लें जी।
तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर गैस कहते हैं जी। और वाटर गैस को सेपरेट करने के तरीके भी अब आप देख लें जी, कि वाटर गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ का रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और सोडियम फॉर्मेट मिलता है। जो दूसरा तरीका है वो क्या है जी, कि वाटर को मजीद स्टीम के साथ हीट किया जाता है और आयरन ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कराने का तरीका भी आपने यहाँ पे पढ़ा। तो वाटर गैस से हाइड्रोजन की सेपरेशन भी इंपॉर्टेंट है और वाटर गैस को बनाने के तरीके भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप रिमाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 25 अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इंतहाई सिंपल सवाल है जी। ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप से फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए डाइवेलेंट ऑक्सीजन, और फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए डाइवेलेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है जी, ईथर्स है जी। और ईथर्स के अंदर जो आइसोमेरिज्म होती है उसको आप क्या कहते हैं जी, मेटामेरिज्म कहते हैं जी। तो ये आपने इसका जवाब दिया जी। और मेटामेरिज्म क्या होती है जी, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म होती है जो सिर्फ और सिर्फ ईथर्स के अंदर होती है और डिफरेंट अल्काइल रेडिकल के ऑक्सीजन के अराउंड अटैच होने की वजह से होती है। तो ये आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म कहलाती है। 26 क्वेश्चन अब आपके सामने और लिखा हुआ है जी, अल्केन्स हैविंग 5 to 17 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल आर। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल था और अगर आपको याद हो तो आप बड़े आराम से इसको जज कर सकते हैं जी। होमोलॉगस सीरीज पे डिपेंड कर रहा है और आप ये जानते हैं जी कि कार्बन 1 से लेकर जो कार्बन नंबर 4 हैं जी, वो क्या होते हैं, वो आपके गैसेस होते हैं। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 ये आपके लिक्विड होते हैं और कार्बन नंबर 18 टू अबव ये आपके सॉलिड होते हैं जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था जी, लिक्विड्स था। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो सीरीज है जो किसी खास फैमिली के मेंबर्स के दरमियान बनाई जाती है और हर मेंबर के दरमियान जो फर्क होता है वो मिथिलीन ग्रुप का यानी CH2 ग्रुप का फर्क होता है। ये अगर मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखें तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क होता है। तो ये सीरीज क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और हर मेंबर क्या कहलाता है, होमोलोग कहलाता है जी। और होमोलोग की खास बात क्या है जी, कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनको बनाने का तरीका और उनसे होने वाले रिएक्शंस तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, डिफरेंट होती हैं। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने भी आई जी, ये 5 से लेकर 17 कार्बन क्या है जी, लिक्विड है और 5 से कम वाले गैसेज हैं और 17 से ज्यादा वाले आपके क्या है जी, सॉलिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अब आपके सामने है। दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। लिखा हुआ है जी, द रेजोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। Which of the following graphs shows how temperature alters as ammonium nitrate is added to a water? अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाना है आपने और उसके बाद एंड देन सॉल्यूशन इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर और उसके बाद सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा जी, सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे छोड़ने का मतलब ये है जी कि कुछ अरसे बाद टेम्परेचर दोबारा से रूम टेम्परेचर जितना हो जाएगा। तो देखिए ये दो ग्राफ तो गलत हो गए, इन दोनों ग्राफ में से एक ऑप्शन सही है। फैसला करना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को देखकर, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर हम फैसला करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को फोकस करें जी। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है जी हीट एब्जॉर्ब। देखिए हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है जी कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी और सिस्टम के अंदर हीट जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो अमोनियम नाइट्रेट है और जो सराउंडिंग है वो वाटर है और आप जो टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के वकू पजीर होने से वाटर के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है जनाब। तो आप ये जानते हैं जी कि हीट, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी, यानी हीट वाटर से कहाँ जाएगी, अमोनियम नाइट्रेट के पास जाएगी। और देखिए जब हीट अमोनियम नाइट्रेट के पास जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला ग्राफ शो कर रहा है जी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा।
तो टेम्परेचर, क्योंकि आप टेम्परेचर अमोनियम नाइट्रेट का रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि आप टेम्परेचर किसका कर रहे हैं, सोल्यूशन का कर रहे हैं। सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप वाटर का कर रहे हैं, और वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ग्राफ नंबर 2 होगा जी। और यहाँ पे मजीद इन दोनों ग्राफ को नेग्लेक्ट करना है, उसका यहाँ पे रीजन दिया गया है जी। वो क्या किया, क्या कहा गया है जी, एज सोल्यूशन इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। तो क्योंकि सोल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, तो आफ्टर सम टाइम जो सोल्यूशन है वो रूम टेम्परेचर के बराबर सोल्यूशन टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर तो बीच में मॉल लक हो गया जी, तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा सवाल था और बहुत प्यारा सवाल था, जिसमें आपने एक नए कॉन्सेप्ट को सीखा जी। और खास बात का आपने ख्याल रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिस्टम के अंदर हीट जाती है और सराउंडिंग से जाती है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है जी, वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, या आप ये कहें जी कि बीकर की जो दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी जी, ठंडी हो जाएंगी। अगर आप इसी की रिवर्ट बात करें, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता या बीकर की दीवारें क्या हो जाती, कम हो जाती। तो हमेशा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो सराउंडिंग का किया जाता है जी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो अगर आपने इससे पहले नहीं सुना तो इसको आप फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 28 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय। कौन से कंपाउंड, कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जी जो कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं? फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको बहुत सिंपल है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जवाब है जी। तो बगैर हिंट के आप इसका जवाब दे सकते थे जी। और आपने क्या क्या लिखा जी, हिंट है जी कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ये तो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका यहाँ पे जवाब हो गया जी। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स होते क्या हैं जी, बनते कैसे हैं, इनको जरा देख लें। देखिए ये बनते, ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं, जो उनके लैटिस होते हैं, उनके अंदर इंटरसिस होती हैं, और इंटरसिस का मतलब है स्मॉल होल्स होते हैं, और उस स्मॉल होल्स के अंदर जो स्मॉल गैसेस हैं, जो स्मॉल एटम्स हैं, वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं, और एड्जॉर्ब होने के बाद ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब ये है जी कि इनका जो फॉर्मूला होता है जी, उन फॉर्मूला के अंदर एग्जैक्ट नंबर, जिस तरह वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 2:1 का फिक्स है। तो इनके अंदर जो रेशो होता है बिटवीन ट्रांजिशन मेटल्स एंड द गैसेस एब्जॉर्ब, या जो एटम एब्जॉर्ब होते हैं, उनके दरमियान रेशो ये फिक्स नहीं होता, इसलिए ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जी। और इन एटम्स के दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो बॉन्ड होता है इनका बहुत वीक होता है, और यही वो वजह है जी कि ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जी। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ बातें आपने यहाँ पर सीखी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, जो इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? तो नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज को हमें देखना पड़ेगा, जो कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। और नोबल गैसेस की खास बात क्या है जी, कि ये गैसेस तो होती हैं लेकिन ये डायटोमिक नहीं होती जी। तो ये खास बात अपने दिमाग में रखिएगा कि नोबल गैसेस से फौरन आपके दिमाग में आएगा जी कि गैसेस तो डायटोमिक होती हैं जी। तो नोबल गैसेस ये डायटोमिक नहीं होती, ये दिमाग में आप बात रखें तो इस सवाल का जवाब देना बड़ा आसान है जी। तो लिखा हुआ है देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, सही बात है। दे कैन इजिली रिएक्ट विद अल्कली मेटल, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये रिएक्टिव नहीं होती जी। ठीक है जनाब। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बात भी गलत लिखी हुई है जी। दे आर नोन एज हेलोजन, ये बात भी गलत लिखी हुई है जी। तो इसका मतलब है जो बात सही लिखी हुई है नोबल गैसेस के बारे में वो ये है जी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, उसकी वजह ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है जी, और मोनोटाइमिक एलिमेंट्स होते हैं जी, और अनरिएक्टिव होते हैं, यानी ये इनर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अब आपके सामने है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये मेडिकल कॉलेजेस के पेपर के अंदर पूछा गया है जी। लेंदी सवाल तो है, लेकिन जरा इसको देखिएगा कि इसका जवाब क्या है जी। लिखा हुआ है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, ये कुछ से इब्तिदाइया है सवाल का जी। यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है और सवाल लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाया जाएगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है।
इसका मतलब ये हुआ जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने का मतलब ये है जी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब ये है जी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। हमने यहाँ पर यही बात ढूंढनी है जी। तो देखते हैं इस सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कहीं जिक्र है जी तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा इस सवाल को पहचानने के लिए जी। तो अगर ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लोअर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही वो वजह है जी कि सॉलिबिलिटी की इसकी कम है जी, और सॉलिबिलिटी कम होने की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। और जब भी इस तरह का कोई सवाल हो कि जिसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिक्र हो, तो इसका मतलब ये है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और सॉलिबिलिटी कम होगी इसका मतलब है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है जी। खैर रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं ताकि ये बात आपको समझ में आए जी। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज का कहीं जिक्र हुआ है जी ऊपर के ऑप्शंस के अंदर जी। वो लिखा हुआ है जी रिएक्टिविटी सीरीज देखें ये उस वक्त डिपेंड करती है जब ये मेटल का रिएक्शन, यानी अगर सिर्फ कैल्शियम का रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाते या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम से करवाते तब तो जाकर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखते। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करना यहाँ पे गलत है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कैल्शियम। देखें ये भी बात सरासर गलत है, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और मैग्नीशियम ऊपर है और कैल्शियम नीचे है जी। तो इसका मतलब है कैल्शियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये दूसरी बात भी गलत हो गई, तो 2 ऑप्शन शुरू के गलत हो गए। तीसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंथैल्पी चेंज फॉर द हाइड्रोजन ऑफ मैग्नीशियम इज लेसर एक्सोथर्मिक देन कैल्शियम। देखिए ये बात भी गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर साइज छोटा होता है तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती है। इसका मतलब है मैग्नीशियम की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रेशन कैल्शियम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कैल्शियम के मुकाबले में छोटा है। तो ये देखिए तीसरी बात भी गलत हो गई। और देखिए लैटिस एनर्जी का ताल्लुक भी हाइड्रेशन एनर्जी से है। इसका मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। तो देखिए चारों बातें गलत हो गई। तो चौथी जो ऑप्शन डी है वही सही है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया जी कि जब भी इस किस्म का कोई सवाल हो तो प्रेसिपिटेशन और सॉलिबिलिटी वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा जी। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का जिक्र है जी, बता रहे हैं जी कि मैग्नीशियम, जो मैंने आपको डिस्कस किया वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है जी। सॉलिबिलिटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम है जी, और इसका मतलब है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था जी। तो ये एक अच्छा सवाल था। बहुत ज्यादा वर्डिंग थी इसके अंदर, आप कंफ्यूज हो सकते थे जी, लेकिन मैंने आपको हिंट बता दी जी कि इस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट पेपर को सॉल्व किया, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टेस्ट पेपर था, आपको समझ में आया होगा जी। तो नए कॉन्सेप्ट आपको इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर के अंदर मिले होंगे, यकीनन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वालों को भी मिले होंगे और मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को भी मिले होंगे। तो इन एमसीक्यूज को आपका ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें जी। जो नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं और उनसे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं उनको आप एक जगह करें, और जितना ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्तिहान के अंदर फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपसे मुलाकात होगी, और यहाँ पे भी हम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।